वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिंदी कोर का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। एंड आप सभी को पता होगा हम सेकंड पेपर हिंदी कोर का डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने एक और पेपर किया हिंदी कोर का, जो कि दो पार्ट में आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने प्रोवाइड करवाया है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पेपर का हमने ऑलरेडी पार्ट 1 भी करवा दिया है, पार्ट 2 बच गया था तो वो डिस्कस करेंगे। एंड हिंदी कोर जो आपकी किताब होगी वो होगी आरोह और विकास। दो किताबें होगी हिंदी कोर में जो है आरोह और वितान, दो किताबें रहती है। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार हर पेपर में आपको समझाते आया हूँ कि हिंदी कोर का मतलब क्या होगा, क्योंकि हिंदी भी दो टाइप की होती है। एंड पेपर की यहाँ पे बात करें तो पेपर आपका 80 नंबर का आता है। आपके पास 3 घंटे होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। सामान्य निर्देश जिसमें मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन फिर भी नए बच्चे आते हैं वीडियो देखने के लिए, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपका जो सेक्शन ए होगा यानी खंड अ, इसके अंदर आपके 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप होंगे जो कि सेक्शन ए में होंगे। एंड वही सेक्शन बी की बात करें यानी खंड ब की, तो इसके अंदर 8 आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे। ये जो 40 क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी 6 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में होंगे जिसके अंदर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 8 क्वेश्चन इसमें, तो टोटल 14 क्वेश्चन आपका पूरा हिंदी में पूछा जाता है। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है खंड अ से, जिसके अंदर गद्यांश दिया रहता है एंड उसको पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। तो जो आपका सेक्शन ए है यानी खंड अ, इसके अंदर पूरा आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लेना। हम सेक्शन बी खंड ब की तरफ आएंगे और वहां से हम डिस्कस करेंगे जो बच गया था हमारा यहाँ से। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला जो है पार्ट वो है जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पर आधारित क्वेश्चन होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा आपका रचनात्मक लेख के ऊपर आपको टॉपिक दिया जाएगा एंड इसके ऊपर रचनात्मक लेख लिखना है आपको। तो ये आपके 3 टॉपिक रहेंगे, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है रचनात्मक लेख। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बरसात में जब हमारी हमारी जब हमारी गाड़ी जो है खराब हो गई, ये टॉपिक लिया है एंड इसके ऊपर हमने रचनात्मक लेख लिखा है। तो कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे। 120 वर्ड का होता है, ये 120 वर्ड में लिखना होता है। कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, बाकी अपनी स्टोरी बनानी होती। अपनी स्टोरी आप बना सकते हैं कि बरसात में जब एक दिन मैं और मेरे दोस्त घूमने गए बरसात में, जब हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हमने एक स्टोरी बना सकते हैं अपना सा कि जंगल पास था, उसके पास ही हमारी गाड़ी खराब हो गई, अंधेरा हो रहा था, हमें कोई दूसरा तरीका नहीं मिल रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर लास्ट में आपको स्टोरी को अच्छे से बना देना कि फिर ठीक है हमारी गाड़ी ठीक हो जाती है और फिर हम घर वापस आ जाते हैं, मतलब ऐसी स्टोरी बनानी है आपको। यहाँ पे आप दूसरा टॉपिक देखें हम, तो भाई के विवाह की जब घर से खबर आई, तो ये आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। सालों बाद मेट्रो में मित्र मिला। कई सालों बाद जो है मेट्रो में मिला दोस्त, उससे रिलेटेड ये जो है टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक दिए रहेंगे, इसमें से आपको एक टॉपिक के ऊपर रचनात्मक लेख लिखना होगा। मैं आपको ये पूरा का पूरा वो तो दे नहीं सकता, आप रट्टा मार के थोड़ी नहीं जाओगे, अपने शब्दों में ही लिखना है इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन-कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बोला गया है 40 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 40 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय, जब कहानी होती है, कहानी आप सभी जानते होंगे स्टोरी, उसका नाट्य रूपांतरण करते हैं। तो कहानी के पात्रों के प्रति किस प्रकार की सतर्कता की आवश्यकता है, यानी कहानी को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाट्य रूपांतरण में। ठीक है, नाटक में जब हम उसे बदलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजों यानी पात्रों के प्रति किस प्रकार की सतर्कता की आवश्यकता रहती है। तो हम देखें तो कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों के प्रति विभिन्न सतर्कताओं की आवश्यकता होती है, ताकि नाटकीय प्रदर्शन को सफलता से पूरा किया जा सके। नाटक को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर पर जो है ध्यान देना चाहिए। कौन-कौन से बिंदु हो सकते हैं ये? एक तो स्थान हो गया और समय, ठीक है? यानी कहानी की विस्तृत कथा वस्तु का स्थान, समय के अनुसार नाटक को सफल बनाने के लिए कहानी के पात्रों को समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। संदर्भ देखिए, स्थान और समय के सही उपयोग से नाटक में रंगमंच को और भी जीवंत बनाया जा सकता है। तो एक ये हो गया आपका पॉइंट। दूसरा देखिए हम संक्षेपण, दृश्य और कथानक में सगंतता। सुंदर और रोचक नाटक के लिए कहानी को संक्षेपित रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। यानी कहानी क्या होती है, बड़ी होती है, उसको संक्षेप करना। ठीक है,
एंड उसके बाद जो है दृश्य संवाद और कथानक को मिलकर जो है मिलाकर संगतता बनाए रखना आवश्यक है। ये आपका दूसरा हो गया। एंड तीसरा है संवाद संक्षेपण करना। संवादों को जो है संक्षेपित और प्रभावी बनाए रखना नाटक के चरित्रों के बीच रिश्तों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करेगा। ये तीसरा पॉइंट है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है एंड इसका निष्कर्ष भी दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इन सभी पहलुओं को ध्यान रखकर कहानी का जो है नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है, जो नाटक को रुचिकर और दर्शकों के लिए रोचक बनाए रखेगा। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, आपके क्वेश्चंस जो भी है उसको मैंने ज्यादा करके समझा रखा है। जैसे 40 शब्द बोल रखे तो मैंने बहुत ज्यादा मैं समझा रखा है। आपको कम में लिखना है, लेकिन मुझे पता है समझाने के लिए मैंने यूज किया। आपको 40 वर्ड में ही आपको यूज करना है हिंदी में, जो क्वेश्चन बोला गया है। इसी के अंदर अथवा है। अथवे में क्वेश्चन पूछा गया, इसी का ख है। रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक से किस प्रकार भिन्न है? तो रेडियो नाटक और रंगमंचीय नाटक में जो है आपको विभिन्नताएं बतानी क्या होता है। तो रेडियो नाटक अगर हम देखें, रेडियो नाटक में कहानी को केवल जो है श्रव्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी सिर्फ आप कहानी को सुन सकते हैं। लेकिन रंगमंचीय नाटक में क्या होता है, देख सकते हो और सुन दोनों ही सकते हैं। तो रेडियो नाटक में भाषा, संवाद, संगीत और ध्वनि का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सुनने वाले के माध्यम से कहानी को पहुंचाने का कारण बनता है। तो एक ये हो जाएगा कि एक तो सुन सकते हैं, सिर्फ रेडियो नाटक सिर्फ सुन सकते हैं हम। एंड आपका जो रंगमंचीय नाटक है उसे सुन देख, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सीमित पात्र संख्या भी इसमें महत्वपूर्ण है, ताकि ध्वनि में भिन्न पात्रों की पहचान हो सके। रंगमंचीय नाटक में दृश्य, श्रव्य और दृश्यांकन का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्थायी संरचना और अधिक संख्या में पात्र होते हैं। रेडियो नाटक में क्या होता है कि पात्र बहुत कम होते हैं, रखने पड़ते हैं, क्योंकि अब रेडियो आप सुन रहे हैं तो एक तो उसे कम पात्र होने चाहिए, यानी बोलने वाले जो है वो कम होने चाहिए, जो भी नाटक है उसमें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ना कौन कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलने लग जाएंगे, नाटक में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे स्टोरी को। लेकिन रंगमंचीय नाटक में क्या हो, ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रंगमंचीय नाटक में दृश्य, श्रव्य और दृश्यांकन का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्थायी संरचना और अधिक संख्या में पात्र होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अधिक संख्या में पात्र होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम रेडियो नाटक की बात करें तो वहां पे कम होते हैं। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेडियो नाटक की कहानी सुनते समय हमें किन बातों पर ध्यान जो है देना चाहिए, किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख करना है। रेडियो नाटक की कहानी को चुनते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये बोला गया है। तो पहला है आपका भाषा और संवाद। हमें रेडियो नाटक के लिए उपयुक्त भाषा का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा को सरल, सुसंगत और श्रव्य बनाए रखना चाहिए, ताकि ये सुनने वालों को समझ में आ सके। संवाद भी विशेषता और रस के साथ होना चाहिए, ताकि नाटक का संदेश और भावना सही तरीके से पहुंचे। तो भाषा और संवाद देखिए, ये सिर्फ श्रव्य माध्यम में आएगा, ठीक है। रेडियो क्या है, हम सुन सकते हैं, और इसमें क्या है, हमें ऐसे वर्ड यूज करने पड़ेंगे जो एक तो बहुत सरल हो और आसानी से लोग समझ सके। तो ये एक डाल देंगे आप पॉइंट। दूसरा है संगीत और ध्वनि। रेडियो नाटक में संगीत और ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही संगीत और प्रभावशाली ध्वनि से नाटक की भावना और माहौल को बढ़ावा मिलता है। इसे ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए, ताकि ये कहानी को और भी रोचक बना सके। तो एक ये हो गया संगीत और ध्वनि। तीसरा है सीमित पात्र संख्या, यानी कम पात्रों की, यानी कैरेक्टर कम हो, ठीक है। रेडियो नाटक के लिए पात्रों की संख्या को सीमित रखना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि सुनने वालों को पात्रों की पहचान में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य ध्वनि से उन्हें पहचाना जा सके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो नाटक की कहानी जो है चुनते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, साथ में निष्कर्ष भी दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते। ये देखिए, इसका अथवा दिया हुआ है। हाँ, मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें का 1, तो इसके अंदर अथवा दिया हुआ है। ख देखेंगे तो मतलब इसके अंदर अथवा दिया हुआ है, यानी क और ख इनमें से कोई एक करना है आपको। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो है 8वें का दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर भी अथवा दिया हुआ है। तो अथवे में जो दिया गया अगला क्वेश्चन है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का माध्यम भी है। नए एवं अप्रत्याशित विषयों के लेखन के संदर्भ में स्पष्ट करिए। तो नए एवं अप्रत्याशित विषय कौन से विषय होते हैं, जिसको जो लिखने वाला होता है उसने कभी उसके ऊपर विचार ही नहीं किया होता है। नया विषय, नया टॉपिक जिसके ऊपर वो लेखन कर रहा होता है। तो इसके संदर्भ में आपको स्पष्ट करना है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, क्या है, स्वयं विचार करने का माध्यम भी है। अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, अगर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर, आप भी कोई नए टॉपिक के ऊपर लिखते हैं या सोचते हैं, तो उसमें आपका बौद्धिक विकास होता है।
मानसिक समृद्धि होती है और आत्मिक विश्वास हो गया, विकास हो गया आपका, और चिंतनीय शक्ति हो गया। इन सब का क्या होता है? फायदा होता है, बढ़ता है। आप इसे एक्सप्लेनेशन देखें तो बौद्धिक विकास नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से लेखक को नई सोच और नए दृष्टिकोण विकसित करने का मौका मिलता है। ये लेखक की बौद्धिक सीमाओं को चुनौती देने का सामर्थ्य देता है और नए और अद्वितीय रूप से विचार करने की क्षमता जो है उसको बढ़ाता है। मानसिक समृद्धि देखें, नए और अप्रत्याशित लेखन से लेखक को समस्त मानसिक क्षेत्रों में समृद्धि का अनुभव होता है। यह लेखक को समस्त अवस्थाओं, भावनाओं और अनुभूतियों को साहित्यिक रूप से अभिव्यक्त करने में सहारा प्रदान करता है। आत्मिक विकास की बात करें तो नए और अप्रत्याशित विषयों के माध्यम से लेखक अपने आत्मिक विकास का परिचय प्रदान करता है। ये लेखक को अपनी आत्मा के साथ संवाद करने और अपनी अंतर आत्मा की गहराइयों में जाने का एक माध्यम प्रदान करता है। चिंतनीय शक्ति, तो नए लेखन के माध्यम से लेखक को अपने विचारों, आदर्शों और मूल्यों की मजबूती का अनुभव होता है। यह उसे समाज, साहित्य और मानवता के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधारने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार नए और अप्रत्याशित लेखन का माध्यम लेखक को एक स्वतंत्र, नवाचारी और समृद्धिशील व्यक्ति बनाने का योगदान देता है। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसमें यही पूछा गया था कि जो नए और अप्रत्याशित विषय होते हैं उसमें क्या-क्या फायदा होता है। एक तरह से लेखक का जो है क्या-क्या फायदा होता है लिखने वाले का। तो उसमें कई सारी चीजें होती है। आप भी सोच सकते हैं अगर आप नए टॉपिक के ऊपर लिखेंगे, हाँ, आपको समस्या आएगी, लेकिन आपका उसमें क्या है? फायदा ही है। आपका सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, ठीक है? बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। 9वें क्वेश्चन के अंदर आएँगे हम। 9वें क्वेश्चन में जो है 2 प्रश्नों के आंसर बोले गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हम पहला है, समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली उपयुक्त है क्यों? तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि सबसे पहले हम मुख्य चीज़ों को सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है? तब मतलब आप देखते होंगे मूवी क्या है, मूवी के अंदर क्लाइमैक्स सबसे लास्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर क्लाइमैक्स को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उससे कम जो है घटते क्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण और तीसरे में सबसे कम महत्वपूर्ण। तो कुछ इस तरह से होती है उल्टा पिरामिड शैली। और ये क्यों किया जाता है? तो एक तो जल्दी सूचना पहुँचे, ठीक है? सूचना को क्या है? जल्दी, त्वरित सूचना पहुँचाना। उल्टा पिरामिड शैली के अनुसार मुख्य समाचार को पहले प्रस्तुत करने करने से पाठकों को त्वरित यानी जल्दी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह शैली त्वरित सूचना पहुँचाने की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी है। ध्यान आकर्षित करना, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए भी क्या है? उल्टा पिरामिड शैली का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर क्या है? जो पाठक है उसको उसका ध्यान आकर्षित हो, उसमें ये मदद करता है। तो ये हो गया, समय की बचत होती है इससे। जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो पहले ही आपको दे दिए जाते हैं, तो आपको क्या है? इससे समय की भी बचत होती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था, एक तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है? क्या है नहीं पूछा गया था, उपयुक्त क्यों की जाती है, क्या कारण है? तो ये पॉइंट है, बाकी ये भी बता सकते हैं उल्टा पिरामिड शैली है क्या? मैंने आपको बता दिया। समाचार में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्लाइमैक्स होता है, जो कि आप मूवीज़ सब में देखते होंगे, ये लास्ट में यूज़ होता है। लेकिन समाचार पत्रों में क्या होता है, समाचार में उसको सबसे पहले यूज़ किया जाता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जो-जो ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले, फिर उससे कम ज़रूरी, फिर उसके बाद, ठीक है? तो ऐसे किया जाता है। बाकी ये क्यों किया जाता है? तो जल्दी सूचना पहुँचे, ध्यान आकर्षित करने के लिए और समय की भी बचत हो। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पत्रकारिता, पत्रकारिता के मूल्य को कमजोर करती है कैसे? तो यहाँ पे पत्रकारिता जो है उसके बारे में बोला गया, यानी पैसे के लिए किए जाने वाले बिना मूल्य सामाजिक प्रवृत्ति या पत्रकारिता। पत्रकारिता के मूल्य को कमजोर कर सकती है निम्नलिखित कारणों से। मूल सिद्धांतों का उसका क्षरण होता है यानी नुकसान पहुंचता है। पीत पत्रिकारी पत्रकारिता में पत्रकारों का सिद्धांतिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र रूप से राय रखने की क्षमता कम हो सकती है, क्योंकि उन्हें आर्थिक संगठन या उनके उनके अधिकारी अधिक संपत्ति या अन्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। इससे पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का क्षरण होता है। ये क्या होता है? एक तरह से पैसे देकर किया जाने वाला होता है। इसमें क्या होता है? जिसने पैसे दिए, जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए, उस तरह से ये पत्रकारिता होती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? मूल सिद्धांत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। निहित स्वार्थों का पोषण, जो स्वार्थ होते हैं उसके लिए भी जो है यहाँ पे पत्रकारिता में पत्रकार अपने लेखन या संपादन को अपने निजी या संगठित हितों के लिए परिभाषित कर सकते हैं। इससे वे निष्कलंक हो सकते हैं और उनका पत्रकारिता क्षेत्र में विश्वास कम हो सकता है। तो एक ही हो जाएगा। अनुचित साधनों का प्रयोग, पीत पत्रकारिता में समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सन्निहित प्रचार,
या स्थानीय विपक्षियों की पूंजीपति से बड़े विशेष पैम्पलेटों का लाभ उठाना, इससे पत्रकारिता का उच्चतम आदर्श खतरे में हो सकता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। ये कारण है, इन कारणों से पत्रकारिता पत्रकारिता के मूल्य को कमजोर कर सकती है और समाचार मीडिया को भ्रांतियों और असत्य सूचनाओं का सामना करने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप पॉइंट लिख देंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विशेष लेखन हेतु खास योग्यता आवश्यक है, तो उदाहरण समझाइए। विशेष लेखन के लिए क्या है, खास योग्यता आवश्यक है। कौन कौन सी योग्यता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये बताया गया, जैसे भूमिका में विशेष लेखन के लिए खास योग्यता का उदाहरण देखने के लिए एक विशेषज्ञ लेखक जो विशेष रखता है और अपनी लेखनी में अद्वितीयता प्रदर्शित करता है। नीचे जैसे उदाहरण देखें हम, विज्ञान लेखन में विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये विशेष लेखन के अंदर आ जाएगा टॉपिक। एंड एक विज्ञान लेखक खुद को जीव विज्ञान और यहाँ पे बायोलॉजी आएगा के क्षेत्र में एक अधिक कमी बताता है, अच्छी तरह से विशेष लेखन करने की योग्यता रखता है। अगर हम देखें तो विशेष लेखन के लिए क्या क्या आवश्यक है योग्यता यहाँ पे दी हुई है, जैसे अधिकतम सूचना संग्रहण। ठीक है, यहाँ पे यह लेखक हमेशा अपने क्षेत्र में नवीनतम और अधिकतम सूचना को संग्रहित करता है। वह स्वायत्त अध्ययन और नवीनतम अनुसंधानों के साथ जुड़ा रहता है ताकि उसके लेखन में नए और रोचक पहलुओं को शामिल कर सके। विषय में विशेषताएं, यहाँ पे देखिए हम, तो दूसरा ये पॉइंट है आपका। एंड यहाँ पे इस लेखक की विशेषता यह है कि वह अपने लेखन को सामान्य विषयों से अलग करता है। उसकी रचनाएं जीव विज्ञान और बायोलॉजी के अद्वितीय विषयों पर केंद्रित होती है और वह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके विषय को गहराई से अन्वेषण करता है। विशेष शैली और भाषा, इस लेखक की विशेषता इसमें है कि वह अपनी रचनाओं को एक विशेष शैली और भाषा में प्रस्तुत करता है, जिससे पाठकों को समझने में आसानी होती है। उसकी भाषा तकनीकी होने के बावजूद सामान्य जनसमूह को भी समझने में सक्षम है। तो ये हो गया। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, विशेष लेखन हेतु खास योग्यता क्या क्या चाहिए। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें भी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एंड ऊपर जो क्वेश्चन गया इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन है, 3 में से किसी 2 के आंसर देने। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसका, शमशेर की कविता गांव की भोर का जीवन चित्रण प्रस्तुत करने में सक्षम है, उदाहरण देकर बताइए, समझाना आपको। तो चौके का लीपा जाना, यहाँ पे देखिए तिल का मसाला पीसा जाना, बच्चों द्वारा स्लेट पर लाल खड़िया का माला जाना, ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण। तो ये चीजें हमें बताती है, ये क्या है, जीवन चित्रण। शमशेर की कविता गांव की भोर का क्या है, जीवन चित्रण। ये हमें इससे पता चलता है। तो ये पॉइंट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसी के समय, यानी तुलसीदास की बात हो रही है, उस समय बेकारी गरीबी एक समस्या थी, कैसे, उचित तर्क देकर स्पष्ट करें। तो धन के अभाव में रोजगार न कर पाना, ठीक है, गरीबी भुखमरी के कारण क्या है, गलत सही का भेद मिट जाना, भीख तक ना मिल पाना, और गरीबों के कारण जो है, गरीबी के कारण क्या है, संतानों तक को जो है बेच देना। तो ये है उस समय के बारे में समस्या थी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, चिड़िया फूल और बच्चों के बहाने कवि ने कविता की किस विशेषता को बताने का प्रयास किया है। तो चिड़िया की उड़ान का सीमित होना, फूलों के खिलने के साथ मुरझाने की दशा का निश्चित होना, जबकि बच्चों के सपनों का असीमित होने के माध्यम से कवि विशेषताओं को बता रहा है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता में बादल को आप किस अर्थ में समझते हैं और क्यों। तो बादल को देखिए हम, तो क्या है, एक क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। किस अर्थ में देखते हैं, एक तो ये हो गया, और क्यों देखते हैं, तो यहाँ कुछ कारण दिए हुए, जैसे बादल क्रांति का प्रतीक, बादल इस कविता में क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इन बादलों को कवि ने एक सेना के समान चित्रित किया है, जो दुनिया में विभिन्न संभावनाओं की राहों को खोल रही है। वायु रूपी सागर, कवि ने इन बादलों को वायु रूपी सागर पर क्रांतिकारी सेना के समान छाया हुआ दिखाया है। यहाँ बादल न केवल एक प्राकृतिक दृश्य है, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया। सुख और दुख के बादल, कवि ने विशेषतः इसके लिए सुख और दुख के बादलों को उठाया है, जिससे दर्शकों को एक विराट सागर में हो रही क्रांति की भावना मिलती है। इससे कविता में एक गहरा और विचारशील संदेश उत्पन्न होता है कि दुनिया में बदलाव के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार बादल राग कविता में बादल को क्रांतिकारी ऊर्जा और संभावनाओं का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। 11वें का दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाजार सिर्फ मुनाफा देखता है, संवेदना नहीं। कैमरे में बंद अपाहिज
कविता के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, रियलिटी भी यही है। आज के समय बाजार देखें हम तो क्या है, वो मुनाफा देखता है, संवेदना नहीं। ये अगर स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो आपको सही से पता होगा। कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि आधुनिक व्यापार दुनिया में कई बार मानवता के मूल्यों को अनदेखा करता है और सिर्फ लाभ कमाने की जो प्राप्ति की दिशा में काम करता है। जैसे कारोबारी फायदे के लिए दुख दर्द की बचे नहीं। ये कविता बाजार को एक कारोबारी दृष्टिकोण से दिखाती है, जो लोगों के दुख दर्द यातना और वेदना वेदना को एकमात्र उपाय के रूप में देखता है। इसे लोगों की तकलीफों को एकमात्र वस्तु के रूप में तब्दील करने की प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया। दूसरा देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज के साथ असंवेदनीय व्यवहार। कविता में बयान किया गया है कि व्यापारी जो अपने कारोबारी इंटरेस्ट इंटरेस्ट के लिए दुखी और असक्षम व्यक्तियों का उपयोग करता है, वह उसके साथ असंवेदनीय व्यवहार करता है। उसे इंसानियत की भावना या संवेदना की कोई परवाह नहीं। तो एक तो ये हो जाएगा कारोबार या अहमियत और मानवता। कारोबार की अहमियत और मानवता। कविता द्वारा सुझाया गया कि आधुनिक बाजार समाज में लोगों की मानवता के प्रति उनकी असभ्य दृष्टिकोण को कैमरे में बंद अपाहिज के साथ बदलने का प्रयास करता है। कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इस कविता के माध्यम से सामाजिक न्याय, समर्थन और संवेदना की महत्वपूर्णता की बात की जाती है और यह दिखाती है कि बाजार को सिर्फ मुनाफा देखने से भावनाओं की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति का आ से स्पष्ट करना है। तो विचार व कल्पना से संसार बनना, बिगड़ना, वैभव के प्रति कोई मोह नहीं। इस पंक्ति का संदेश अगर हम देखें तो कि हमारे विचार, कल्पना और क्रियाएं समाज को प्रभावित कर सकती है और हमें इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना है। तो ये इसका हो जाएगा। आगे आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन में भी वही है, 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे 3 में से 60 शब्दों में। भक्तिन और लेखिका के पारस्परिक संबंधों को स्वामी सेवक संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता? भक्तिन और लेखिका के पारस्परिक संबंधों को स्वामी सेवक संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता? तो अगर हम देखें तो इसके पॉइंट है, भक्तिन और महादेवी का संबंध नौकरानी या स्वामिनी का संबंध ना होकर आत्मीय संगिनी का संबंध था। भक्तिन और लेखिका के बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। तो ये इसका पॉइंट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, बाजार के जादू से बचने के लिए भगत से सीखना आवश्यक है, कैसे? बाजार के जादू से बचने के लिए भगत से सीखना आवश्यक है, क्यों, कैसे? तो भगत जी क्या है, निर्लोभी और संतोषी है। बाजार में माल बिछा रहता है परंतु भगत जी अपनी जरूरत की चीजें काला नमक और जीरा खरीदने के बाद बाजार में कोई रुचि नहीं लेते। आवश्यकता की पूर्ति के बाद बाजार उन्हें उनके लिए महत्वहीन हो जाता है। इसी कारण बाजार का जादू उन पर नहीं चलता। यानी बाजार उनको जो सामान लेने जाना होता है सिर्फ वो लेकर आ जाते हैं और वो इधर-उधर नज़र नहीं मारते हैं, मतलब दूसरी सामानों पे नहीं देखते हैं। ठीक है? उन्हें जो चाहिए, यानी बाज़ार के जादू, जो बाज़ार में अगर आप जाते होंगे कपड़े लेने के लिए, आपको क्या-क्या दिखता होगा, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। लेकिन यहाँ पे इस भगत के बारे में बात हुई है कि इनसे हमें सीख सकते हैं बहुत कुछ कि किस तरह जो सामान लेने जाते हैं, काला नमक और जीरा खरीदने के बाद वो बाज़ार में कोई रुचि नहीं लेते और अपनी जो भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जो चीज़ें लेनी थी उन्हें ले लेते, तो उसके बाद क्या है, बाज़ार उनके लिए महत्वहीन हो जाता है। ये है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? लेखक यहाँ किसका स्मरण कर रहा है और क्यों? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो अवधूत वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर है, यानी जो सन्यासी होता है, उसके बारे में बात की गई है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। शिरीष शिरीष को क्या कहा है? अवधूत कहा है, क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता-फूलता रहता है। भयंकर गर्मी हो, लू हो, उमस हो आदि में भी शिरीष का जो पेड़ है फूलों से लदा हुआ मिलता है। तो ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13वें के ऊपर। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 40 शब्दों में, इसमें भी आपके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा साहब ने लुट्टन को सहारा दिया था, अंत में लुट्टन की क्या स्थिति हुई और क्यों? तो लुट्टन को सहारा दिया था किसने? राजा साहब ने, और सहारा दिया था, अंत में लुट्टन की क्या स्थिति होती है और क्यों? तो लुट्टन एक जीवन पर वज्रपात हुआ, वह उन्नति व प्रसिद्धि के शिखर से क्या है, नीचे गिर गया और बदलते समय में लोक कला और कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनका घटता महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से चिंताजनक है। तो ये चीजें बताई गई है, किस तरह वो जो है ऊंचाई से जो है नीचे ही गिर जाता है, मतलब
बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, उसकी उन्नति होती है, बट वो शिखर से नीचे गिर जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, काले मेघा पानी दे पाठ पे लेखक परंपराओं में विश्वास नहीं करता। लेखक जो है परंपराओं में विश्वास नहीं कर दिखाई देता है, कारण स्पष्ट करना है। तो अगर हम देखें काले मेघा पानी दे पाठ को अगर पढ़ेंगे आप, तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण, विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता, तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए, तीसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क है। यानी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क है, सो उदाहरण समझिए। तो का कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ये बात हुई है। 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो वितान भाग 2 से पूछे गए हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 के आंसर आपको देने हैं 40 शब्दों में। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदलती है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं बदलते, क्यों? तो उनका मानना होता है कि क्या है, आधुनिक जो परिवेश है उसमें बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के वो विरुद्ध होते हैं, वो ये सब नहीं मानते, यानी जो आधुनिक बदलाव है उनसे वो स्पष्ट नहीं होते हैं। जबकि उनकी जो पत्नी रहती है वो बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। एक पुराने ख्यालात के होते हैं, एक नए ख्यालात के, ठीक है? ये इसके बारे में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जूझ कहानी के नायक के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग में आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया, जूझ कहानी के नायक के जीवन में बदलाव लाने वाले लोगों में आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मास्टर सोदल गेकर कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता व कवि थे। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। तो सबसे जो जरूरी बोला गया, कुशल अध्यापक मास्टर जो है सोदल गेकर, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड जो है आपका पूछा गया है, अतीत में दबे पांव के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि सिंधु सभ्यता इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समय का दस्तावेज। तो धर्म तंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है और इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका लास्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कल एग्जाम में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।